हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 3 के टॉपिक डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट की। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में अभी तक आप लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो कि डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट किस किस के बेस पे की जा सकती है। पहला आपको बताया था कि जब शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली टॉर्सन हो या ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट हो तब के केस में। दूसरा आपको बताया था जब शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट या सिर्फ बेंडिंग हो रही हो आपकी शाफ्ट में, वो केस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड केस, जो है आपका कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट का केस। मीन्स जो आपकी शाफ्ट में कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग हो रही हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग क्या होती है। देखिए, व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, मीन्स आपकी शाफ्ट में टॉर्क के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा हो, उस केस में आप शाफ्ट की डिज़ाइन को किस तरीके से करेंगे। मीन्स आपको शाफ्ट की डिज़ाइन करने के लिए जो फॉर्मूलेस यूज़ करने होंगे, वो कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, देन द शाफ्ट मस्ट बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 मोमेंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 मोमेंट्स कौन कौन से, एक आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया, दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। 2 मोमेंट पे आपकी शाफ्ट डिजाइन होगी दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक, जिसके लिए वेरियस थ्योरीज सजेस्ट करी गई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, आइए बात करते हैं। 2 थ्योरीज हैं। एक है आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल सच एज माइल्ड स्टील, जो कि डक्टाइल मटेरियल जो कि होता है माइल्ड स्टील, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और दूसरा है आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं, रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, जो कि यूज होती है। इट इज यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल सच एज कास्ट आयरन, जो कि आप ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्जन के केस में आप शाफ्ट की डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपको कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्जन के लिए हमने फॉर्मूले बताए हैं, उस फॉर्मूले में आपको हमने बताया था कि जब शेयर स्ट्रेस लग रहा हो टाउ मैन या लेट टाउ इज़ द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट जो टॉर्क है टी, उसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, टाउ। ऐसे ही सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एम की वजह से, बेंडिंग मोमेंट एम की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हमने मान लिया सिग्मा बी। तो जब प्योर ट्विस्टिंग का केस होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे प्योर टॉर्सन के लिए आपने टॉर्सन इक्वेशन निकाली थी। तो टॉर्सन इक्वेशन से रिलेशन निकल के आया था टाउ इक्वल टू 16t/πd³। सॉलिड शाफ्ट के लिए बात कर रहे हैं सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, 16t/πd³। और हम जब बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे थे तो प्योर बेंडिंग में हमारा आया था रिलेशन, प्योर बेंडिंग में आया था, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आई थी 32m/πd³। ठीक, तो ये आपका हो गया प्योर बेंडिंग का केस था और ये प्योर टॉर्सन का केस था। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे बेंडिंग और ट्विस्टिंग मीन्स एक ही शाफ्ट पे कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों हो रही हो, तो उस केस में फॉर्मूले क्या होंगे। तो उस केस में आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, जो कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी आया था। वो फॉर्मूला है आपका क्या, सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइड बाई 2, या आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। आप इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमने वैल्यू लिखी थी इस सिग्मा बी और एम की टर्म में और टाउ और टी के टर्म में जो वैल्यू लिखी थी, उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, सिग्मा बी की जगह पे देखिए क्या आ गया, 32m/πd³ सॉलिड शाफ्ट के लिए, और टाउ की जगह पे 16t/πd³ सॉलिड शाफ्ट के लिए। तो इसको आप जब सॉर्ट आउट करेंगे तो सॉर्ट आउट करने के बाद आपका 16/πd³ ये पूरे में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में बचेगा क्या, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस
टी स्क्वायर, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इसको आप अगर लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका π/16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ मैक्स मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, जो कि आपका क्या होता है अगर हम इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करें, मीन्स अगर हम जो इक्विवेलेंट टॉर्क होगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्सन, तो ये क्या हो जाएगा टाउ मैक्स या टाउ इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो टाउ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 16 टी इक्विवेलेंट अपॉन पाई डी क्यूब, और यहाँ से टी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी पाई डी क्यूब बाई 16 इंटू टाउ इक्विवेलेंट, और ये जो टाउ मैक्स है यही आपका क्या है, यही है हमारा टाउ इक्विवेलेंट। ठीक है, ये टाउ इक्विवेलेंट है तो ये टोटल वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए ये वैल्यू एज इट इज़ ये वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी टी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, या आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू टी इक्विवेलेंट, मीन्स इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्सन। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके जो आई है वो वैल्यू ये आ गई। जब सवाल में आपको कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों दी हो, उस केस में जो इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी वो आएगी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप कह सकते हो π/16 टाउ डी क्यूब, जो टाउ है इसको लिख लीजिएगा टाउ इक्विवेलेंट है। ठीक है, टाउ कौन सा इक्विवेलेंट या टाउ मैक्सिमम भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इक्विवेलेंट टॉर्क भी निकाल सकते हो तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी कुछ होगा, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो दूसरी थ्योरी लिखाई गई है, कौन सी थ्योरी थी वो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा बी बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिग्मा बी और टाउ की वही वैल्यू एम और टी का टर्म वाली वैल्यू वो आप इसमें पुट कर देंगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में आपका जो वैल्यू है सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट होके आ जाएगी। इस वैल्यू में फिर आप क्या करेंगे, इसमें फिर आप 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब को कॉमन ले लीजिए पूरे इक्वेशन में से। इस इक्वेशन में 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब को जब आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद में बचेगा क्या, ब्रैकेट में आपका बचेगा देखिए 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जब बचेगा तो, और ये जो 32 अपॉन पाई डी क्यूब आया इसको आप यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में क्या है सिग्मा बी मैक्स। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी π/32 सिग्मा बी मैक्स अपॉन पाई डी क्यूब, या आप इसी को लिख सकते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा एम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिग्मा बी होता है 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, तो अगर सिग्मा बी इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे एम इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा जो लेफ्ट साइड में पोर्शन लिखा है वही बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, एम इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगी। तो एम इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, जिसको आप इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट मोमेंट भी कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा बी मैक्सिमम या सिग्मा बी इक्विवेलेंट, आप इसको लिख के शो कर सकते हैं सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू टी क्यूब। तो अगर यहाँ से इन फॉर्मूले से आपसे 4 चीज़ें पूछ सकता है, देखो या तो इसमें से एक तो सवाल में शाफ्ट का डाया पूछा जाता है। ठीक है, तो डाया पूछा जाएगा तो आप सॉलिड का है तो सॉलिड के लिए एक डाया, हॉलो का होगा तो हॉलो के लिए अलग फॉर्मूले, कुछ नहीं बस डाया चेंज होता है, डी चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप अगर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ ले तो निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस पूछ ले तो वो निकाल सकते हो। ऐसे ही इस फॉर्मूले से क्या, पहले वाले फॉर्मूले से इक्विवेलेंट बेंडिंग टॉर्क पूछ ले या इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क पूछ ले
तो आप वो निकाल सकते हो। ऐसे इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस पूछ ले तो वो आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब देखिए हॉलो शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए कुछ नहीं, इसी में फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। हॉलो शाफ्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, जहाँ पे आपका ये डी दिख रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉलो शाफ्ट के लिए एम इक्विवेलेंट बराबर आप लिख सकते हैं π/32 सिग्मा बी इंटू कैपिटल डी या डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 डिवाइड बाई डी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका हॉलो शाफ्ट के लिए फॉर हॉलो शाफ्ट। ऐसे ही हॉलो शाफ्ट के लिए शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना हो तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका हॉलो शाफ्ट के लिए हो जाएगा। इसी को अगर आप हॉलो शाफ्ट के लिए लिखेंगे तो टी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी क्या, π/16 टाउ मैक्स इंटू डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 डिवाइड बाई डी नॉट। ये आपका हॉलो शाफ्ट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम इसका एग्जांपल कराने जा रहे हैं। एग्जांपल मीन्स न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रहा है, ठीक है, इस सॉलिड शाफ्ट, देखो कैसी शाफ्ट दी हुई है, सॉलिड शाफ्ट दी हुई है। पहले तो शाफ्ट चेक कर लो। ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3000 न्यूटन मीटर एंड ए टॉर्क ऑफ 10,000 न्यूटन मीटर। देखिए मोमेंट के साथ साथ यहाँ पे सवाल में हमको टॉर्क भी दे दिया। तो जब मोमेंट और टॉर्क दोनों वैल्यू दे दे, इसका मतलब क्या किया उसने, कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन का केस दे दिया। तो कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन के केस में हमने अभी जो फॉर्मूले लगाए हैं उसी से सवाल को सॉल्व करना है। और क्या क्या दिया है देखिए, द शाफ्ट इज मेड ऑफ 45 C8, ये मटेरियल दे दिया है स्टील, हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 700 मेगापास्कल। हमको चाहिए होता है वर्किंग, तो वर्किंग निकालना होगा तो इसके लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड होगा, जिससे हम डिवाइड करके निकाल लेंगे वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया है एंड ए अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस भी दे दिया है। तो ये शेयर स्ट्रेस हमको जब हम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक, एज्यूमिंग है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। अगर नहीं देता तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम करना होता, 2 या 3, लेकिन यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। तो एज्यूमिंग है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 6, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर हमेशा ध्यान रखना, डायमीटर हमको जो निकालना होगा वो किस में निकालेंगे हम, इन मिलीमीटर। किस में निकालेंगे बेटा, इन मिलीमीटर में। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन है हमको बेंडिंग मोमेंट एम की वैल्यू 3000 न्यूटन मीटर, कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमको आंसर चाहिए मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 3 × 10⁻6 हो गया। ठीक, ऐसे ही टॉर्क दिया है 10,000 न्यूटन मीटर, इसको भी 10 × 10⁻3 है और 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, मीटर है मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 × 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा यूटी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया है सिग्मा यूटी, कितना दिया है 700 मेगापास्कल, सेम एज इट इज़ हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया हुआ है टाउ यूटी 500 मेगापास्कल, वो भी एज इट इज़ हो जाएगा 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए अलाउेबल या परमिसिबल या वर्किंग या डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। अल्टीमेट के लिए कितना दिया, टेंसाइल के लिए दिया है 700, तो 700/6 ये आपका आ गया। बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ जाएगा, या आप बेंडिंग स्ट्रेस लिख सकते हैं, इसको आप बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम भी लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप लिखना चाहें, इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। तो शेयर स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस दिया हुआ अल्टीमेट वाला 500, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 6, डिवाइड कर दिया 83.3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। डी हमने मान लिया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट दी हुई है इसलिए एक ही डायमीटर होगा, एक ही डायमीटर होगा आपका, कौन सा,
स्मॉल डी हमने मान लिया, ठीक है। तो अब पहली बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, तो उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो पहले आप इक्विवेलेंट टॉर्क निकालो। इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, √m² + t²। m आपको दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁶, और t दिया है 10 × 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10.44 × 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। किस में आएगा, न्यूटन मिलीमीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्ट करी थी किस में, न्यूटन मिलीमीटर में, ठीक है। तो जिसमें यूनिट कन्वर्ट करी उसी में इक्विवेलेंट टॉर्क आ गया। अब इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू आप रख दोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू टी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा π/16 इंटू टाउ इक्विवेलेंट इंटू d³। और टाउ इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी दी आई थी, 83.3, वो रख दो इंटू d³। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सॉल्व करने पर d³ आएगा आपका ये 10.44 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 16.36। सॉल्व करेंगे तो जहाँ से d का फिर ये वैल्यू आएगी, फिर उसको होल क्यूब लेने के बाद में आ जाएगा 86 मिलीमीटर। ये आपकी अभी डायमीटर जो आया है ये शेयर स्ट्रेस से आया है, शेयर स्ट्रेस थ्योरी से। अभी हमको दूसरी थ्योरी भी लगानी, क्यों, क्योंकि अभी इनमें सिर्फ इक्विवेलेंट टॉर्क से निकालना है, ठीक है। अगर प्योर टॉर्सन का केस होता तो यहीं पर सवाल खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन है तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस से भी कैलकुलेट करके देखना होगा कि उससे डाया कितना आ रहा है, उसके बाद आप फाइनल आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है, ½ m + √m² + t²। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे ½ m + √m² + t², तो आप जब पूरी वैल्यू रखेंगे, देखिए इसने इसको क्या किया है, डायरेक्ट इसने इक्विवेलेंट टॉर्क लिख दिया। आप वैसे भी कर सकते हो, आप अपना जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, m इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, m इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6.72 × 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। कितनी वैल्यू आ गई, 6.72 × 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें पता है कि m इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला होता है हमारा m इक्विवेलेंट बराबर π/32 सिग्मा बी इक्विवेलेंट इंटू d³। तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्विवेलेंट अभी आपने निकाला था, कितना दिया हुआ था, 700 डिवाइड बाई 6 किया था तो आया था 116.7। तो वो वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमें डाया कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब डाया फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इससे आपका डाया आ रहा है 83.7, एक से आपका डाया आ रहा है 83.7 और दूसरी वैल्यू से डाया आ रहा था, कितना आ रहा था 86, इससे आ रहा था 86 मिलीमीटर और इससे आ रहा है आपका डाया 83.7। तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हमें डिज़ाइन करना है। अब हम अगर 83.7 ले लेंगे तो यहाँ पे 83.7 वाला इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू मैं नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी तो ये वर्क कर जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू शेयर स्ट्रेस थ्योरी ये वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें डाया कितना चाहिए, 86 mm चाहिए, तो इसके लिए हमारी डिज़ाइन फेल हो जाएगी। तो हमें डाया कौन सा लेना होगा, ज़्यादा वाला डाया लेना होगा, ताकि जो दोनों थ्योरी हैं उन दोनों को सेटिस्फाई कर सके और हमारी डिज़ाइन सेफ़ रहे, क्योंकि हमें डिज़ाइन को सेव करना है, अदरवाइज़ हमारा प्रोडक्ट और मटेरियल बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने दोनों को कंपेयर कराया, तो जो लार्जर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू 86 ले लेंगे, ठीक। तो 86 के अकॉर्डिंग आप उसमें से थोड़ा ज़्यादा करके स्टैंडर्ड वैल्यू 90 मिलीमीटर का डिज़ाइन कर लेंगे, या आप 88 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बाद में फिनिशिंग वगैरह हो तो उसमें वो मटेरियल रिमूव होने के बाद आपका फाइनल कितना बचे, 86 तक बचे, क्योंकि हमें 86 रिक्वायर्ड है। ओके, क्लियर है सभी लोगों को, थैंक यू।